पिछली क्लास में अपन ने रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर की बात कर ली थी और उसके बाद काहे की बात कर ली थी, पावर्स और राइट्स ऑफ एन ऑडिटर, है ना। सेक्शन नंबर ध्यान से रखना, हो सकता है अंदर की चीजें ना पूछे, आपसे डायरेक्टली सेक्शन पूछ दे। बताओ कौन से सेक्शन के तहत ऑडिटर का रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाता है, तो सेक्शन 142, ठीक है। उसके बाद अपन अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन इसकी बात किए थे, उसके भी अपने सेक्शंस है। रेसिग्नेशन के सेक्शन है, रिमूवल के सेक्शन है। जब ऑडिटर रिमूव किया जाता है तो कौन सा फॉर्म भरते हैं, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। जब ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है, ये आपको लिखना पड़ सकता है वहां पे, ठीक। तो इसका ध्यान रखना, यही सारी चीजें एमसीक्यू में आ सकती है। डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है, डायरेक्ट एमसीक्यू मतलब असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे अब लाइबिलिटीज और ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, मतलब एक ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज होती है, जवाबदारियां क्या क्या होती है, और मतलब ड्यूटीज को क्या बोलेंगे, कर्तव्य बोलेंगे ना, और लाइबिलिटीज मतलब उसके दायित्व क्या क्या होते हैं। ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर मेंशन बिलो, पहला क्या है, इंक्वायरी ऑफ सर्टेन मैटर्स। पहले हेडिंग हेडिंग पढ़ते हैं। पहला क्या है, इंक्वायरी ऑफ सर्टेन मैटर्स। दूसरा क्या है, मेकिंग रिपोर्ट ऑन अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट बनाना एक उसकी ड्यूटी और लाइबिलिटी है। अदर मैटर्स कंसीडर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में जो दूसरे मैटर्स है उससे रिलेटेड उसकी क्या जवाबदारी और ड्यूटीज है। गिविंग रीजन, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर विथ रेफरेंस टू ब्रांच ऑडिट, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर विथ रेफरेंस टू ब्रांच ऑडिट कंटिन्यूड, मतलब ऊपर का ही यहाँ पे 6वां नंबर का पॉइंट है ना। यहाँ पे बात पूरी नहीं हुई थी इसलिए इधर आ गई। 7वें नंबर पे क्या बोल रहे, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू कंप्लाई विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन अदर मैटर्स, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग। टोटल कितनी, 12 ड्यूटीज बताई गई है, 12 ड्यूटीज बताई गई है। एक एक करके मैं सारी ड्यूटी को एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। देखो पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, इंक्वायरी ऑफ सर्टेन मैटर्स, whether loan and advances made by the company on the basis of security have been properly secured, whether the terms on which they have been made are prejudicial to the interest of the company or its member, whether transaction of the company which are represented merely by books entry are prejudicial to the interest of the company, whether personal expenses have been charged to revenue account। मेरे को ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि अंदर की चीजों को थोड़ा सा कम पूछेगा। आप लोग जब पढ़ोने बैठोगे ना, मैं एक्सप्लेन तो पूरा कर रहा हूं, जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो लाइबिलिटीज और ड्यूटीज के पॉइंट लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। हेडिंग हेडिंग को, इंक्वायरी रिलेटिंग टू सर्टेन मैटर्स में मैं आपको की पॉइंट टिक करा दे रहा हूं। ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो किस चीज से रिलेटेड इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी मतलब समझते हो ना, पूछताछ। तो लोन्स और एडवांसेस से रिलेटेड वो पूछताछ करेगा। लोन्स और एडवांसेस मतलब कंपनी ने जो लोन दिए हैं लोगों को, कंपनी ने लोन लिए हैं वो नहीं, वो लोन लाइबिलिटी हो जाता है। कंपनी ने जो लोन दिए ना लोगों को, तो उसके बारे में ऑडिटर क्या करेगा, पूछताछ करेगा, इंक्वायरी करेगा, ठीक है। ऑडिटर ऐसे ट्रांजेक्शन्स की इंक्वायरी करेगा जो केवल बुक एंट्री में शो किए गए हैं, मतलब बुक में दिख रहा है। बुक एंट्री मतलब उसका कोई कैश का लेन देन नहीं हुआ है, सिर्फ वो एंट्री के थ्रू वहां पे आ गया है ट्रांजेक्शन, तो उसके रिगार्डिंग वो इंक्वायरी कर सकता है। और पर्सनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड वो इंक्वायरी करेगा, अगर वो कहां चार्ज हो गए हैं, रिवेन्यू अकाउंट में चार्ज हो गए। और ये जानने की कोशिश करेगा क्या ये सब करना कंपनी के लिए फेवर में था कि नहीं था, लोन देना क्या कंपनी के लिए उचित था, फेवर में था, बहुत जरूरी था लोन देना कंपनी के लिए। मतलब इंक्वायरी में भाई आपने किसी को लोन दिया है तो क्या लोन देना कंपनी की जरूरत है या कंपनी के बिजनेस का पार्ट बनता है, उस चीज से रिगार्डिंग जो जो मैंने हाईलाइट किया है ऑडिटर इनके रिगार्डिंग ऑडिट वो करेगा इंक्वायरी। क्या क्या था, पहला लोन एंड एडवांसेस, दूसरा बुक एंट्रीज के बारे में, तीसरा पर्सनल एक्सपेंसेस जो कि रिवेन्यू अकाउंट में चार्ज हो गए हैं। नेक्स्ट, मेकिंग रिपोर्ट ऑन अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप जानते हो ऑडिटर का काम क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करना, जांच करना,
जांच करने के बाद पूरे जो उसने ऑडिट प्रोसीजर लगाया उसके ऊपर एक अपना कंक्लूजन देना। कंक्लूजन देने के बाद लास्ट स्टेप होता है ऑडिट का कि ऑडिटर क्या करता है, एक रिपोर्ट जमा करता है। किसको रिपोर्ट जमा करता है? जिसने उसको अपॉइंट किया था उसको। तो यहां पर उसकी एक ड्यूटी है कि वो क्या करे, जो भी उसने अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया है, वेरीफाई किया है, जांच किया है, एग्जामिन किया है, उसके बेस पे उसने जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किया उसके ऊपर क्या करे, वो रिपोर्ट दे। ठीक है। नेक्स्ट, अदर मैटर्स। अदर मैटर्स कंसिडर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट। अदर मैटर्स मतलब क्या होता है समझना। अदर मैटर्स से रिलेटेड ऑडिटर की क्या जवाबदारी है? Whether all the transactions and explanation necessary for audit was sought and obtained, if not, the details thereof and effect of such information on the financial statement. ऑडिटर की जवाबदारी किससे रिलेटेड है? ऑडिटर की जवाबदारी किससे रिलेटेड है? इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड। मतलब ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे एक्सप्लेनेशन लेने पड़ेंगे जो ऑडिट करने के लिए जरूरी है। और अगर वो नहीं ले पाता है इन चीजों को, तो उसका इफेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पड़ेगा वो भी देखना पड़ेगा। समझ में आ गई? ये ऑडिटर की जवाबदारी ऑडिट करते समय। क्योंकि देखो यार, ऑडिटर की साइन ही सब कुछ होती है। ऑडिटर अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन कर दिया और लिख दिया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू देता है, तो मतलब सामने वाला आंख बंद करके भरोसा करेगा फिर उसके ऊपर। तो ऑडिटर की जवाबदारी कितनी बड़ी हो जाती है समझना। ठीक है। तो इसलिए ऑडिटर जब कोई इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो ऑडिट के लिए जरूरी है उसको तो लेना ही पड़ेगा, उसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, वो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। लेकिन किसी कारण से अगर नहीं कर पाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन का या उस एक्सप्लेनेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा वो देखना पड़ेगा फिर। ठीक है। Whether the company's profit and loss account and balance sheet agree with the books of account and returns. बुक्स ऑफ अकाउंट और रिटर्न्स मतलब क्या समझते हो? रिटर्न्स मतलब सिंपल सी बात है, जो कंपनी जो है अपनी जितनी भी जानकारी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है आईटीआर के फॉर्म में, इनकम टैक्स रिटर्न में। कंपनी अपनी जानकारी जीएसटी रिटर्न में डालती है, सेल्स वगैरह का डेटा। कंपनी अपनी जानकारी एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट में आरओसी को फाइलिंग करना पड़ता है कंपनियों को समय समय पे। तो वो जो भी हम जमा करते हैं ना फॉर्म, तो लीगल लैंग्वेज में फॉर्म को रिटर्न्स बोला जाता है। तो देखना है कि जो रिटर्न में जो जानकारी डाली गई है, रिटर्न्स में जो जानकारी डाली गई है वो जानकारी क्या बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस के साथ एग्री करती है कि नहीं। नहीं, क्या पता चल रहा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट कुछ और दिख रहा है और रिटर्न जो फाइल किए उसमें कुछ और दिख रहा है। तो इससे ऑडिटर अपने आप को क्या करेगा, इंश्योर करेगा। ये उसकी एक जवाबदारी है। आगे, whether the requisite books of account as per law has been maintained by the company and proper return adequate for audit have been received from branch not visited by him. दो बातें बोल रहे हैं इसमें, पहले दो बातें बोल रहे हैं। मैं पहली बात पहले बता रहा हूं, फिर दूसरी बात बाद में बताऊंगा। क्या होता है, कुछ कुछ कानून, कुछ कुछ लॉ ऐसे रहते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में जाओगे ना तो सेक्शन 44AA है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। उसमें देखना लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है कि ये आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, कैश बुक, पूरी लिस्ट। अभी वो मुद्दा नहीं, इसलिए उसका पूरा नाम नहीं ले रहा हूं। ठीक है। तो मतलब किसी लॉ में लिखा है कि आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। अब ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो उसको ये चेक करना पड़ेगा क्या उसने कानून के हिसाब से जो जो बोला गया बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की, आधी अधूरी करके छोड़ दिया है। क्लियर है? दूसरा, कुछ कुछ ऑडिटर जो है ना ब्रांच की ऑडिट करने जाते हैं। किसकी ऑडिट करने जाते हैं? ब्रांच की। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि ऑडिटर उस ब्रांच में विजिट नहीं कर पाता, क्योंकि एक आदमी कितना ही काम कर लेगा। तो जिस ब्रांच का ऑडिटर ऑडिट करने के लिए उस ब्रांच में विजिट नहीं कर पा रहे, तो उस ब्रांच को एक पर्टिकुलर फॉर्म देता है कि भाई ये पूरा फॉर्म फिलअप करके आप भेजो यहां पे। समझे मेरी बात को? तो पढ़ो, प्रॉपर रिटर्न adequate for audit have been received from
ब्रांच नॉट विजिटेड बाय हिम, मतलब किसी ब्रांच में अगर ऑडिटर विजिट नहीं कर पा रहा है ऑडिट करने के लिए, तो क्या उसने जो जो एडिक्वेट फॉर्म्स होते हैं वो उससे मंगवा लिए हैं, ये चीजों को एंश्योर करेगा ऑडिटर। आगे, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइंग विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन हिज ओपिनियन। पहले एक बात बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब क्या होता है, लेखांकन प्रमाप क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब अकाउंटिंग करने का पूरा आपको एक रूल्स बनाया गया है, वही सेट ऑफ रूल्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, है ना। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें बहुत सारे अकाउंटिंग करने के लिए और अकाउंट के चीजों को डिस्क्लोज करने के लिए, मतलब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो कहां देखने को मिलेगी हमको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिखती है। तो आपको अकाउंटिंग करते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पहले, मतलब बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है एज अ कंपनी। तो अब ऑडिटर जब जाएगा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने का काम ऑडिटर का है, बनाने का काम नहीं है। तो ऑडिटर ये चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि क्या उसके अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हैं कि नहीं, कंप्लाई मतलब उसका पालन करते हैं कि नहीं, उसके ओपिनियन में। ठीक है। वेदर ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय पर्सन अदर देन कंपनीज ऑडिटर हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड। वही ब्रांच वाली बात आ गई। क्या होता है, एक हेड ऑफिस है, यहां पर ऑडिटर जो काम कर रहा है वो मेन ऑडिटर हो गया। कंपनी की बहुत बड़ी शाखाएं हैं, मतलब बहुत बड़ा, तो कंपनी की मान लो 4 ब्रांच है, अब कंपनी को तो ओवरऑल पूरा ऑडिट कराना है, तो यहां पर ब्रांच ऑडिटर लोग काम कर रहे हैं और ये मेन ऑडिटर है। बैंकों में खासकर ऐसा होता है। तो ये जो ब्रांच ऑडिटर है ना, इस ब्रांच का ऑडिट करेगा और अपनी रिपोर्ट बना के किसको जमा करेगा? इसके पास। ये ब्रांच ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट इसको जमा करेगा, ये इसको जमा करेगा, ये इसको जमा करेगा। इसको प्रिंसिपल ऑडिटर या मेन ऑडिटर भी बोलते हैं। तो वही लिखा है, पढ़ लो। वेदर ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन अदर देन कंपनीज ऑडिटर, मतलब कंपनी का मेन ऑडिटर के अलावा कोई दूसरा ब्रांच ऑडिटर ने अगर ऑडिट किया है तो क्या वो रिपोर्ट जो है रिसीव हुई है, ये इंश्योर करेगा। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। पहले हमने बात किसकी करी? इंक्वायरी की, इंक्वायरी नहीं, इंक्वायरी की। उसके बाद रिपोर्ट की, उसके बाद अदर मैटर्स की, है ना। अदर मैटर्स में इतने सारे पॉइंट थे। उसके बाद गिविंग रीजन, कारण बताओ, गिविंग रीजन। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू स्टेट सफिशिएंट रीजन देयर ऑफ in his audit report in connection with any matter which is required to be included in the audit report and it is answered in negative or with a qualification। मतलब ऑडिटर जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा तो ऑडिट रिपोर्ट में अपने कमेंट लिख देता है कि ये चीज मेरे को थोड़ी सी सही नहीं लगी, तो उसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन। अपन ऑडिट रिपोर्ट में उस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर कभी कभी कुछ कुछ क्वालिफिकेशन डाल देता है। क्वालिफिकेशन मतलब कुछ अपने कमेंट डाल देता है कि मेरे को सब चीज ठीक लगी, स्टॉक के वैल्यूएशन में गड़बड़ी लग रही है, या डेटर्स का जो रिकॉर्ड लिखा गया वो डेटर्स मेरे को थोड़ा सा नहीं समझ में आया, ऑडिटर ऐसा लिख देता है उसमें। या फिर कुछ कुछ आंसर जो वहां पे दिए गए वो क्या थे? नेगेटिव थे। तो जो भी ऑडिटर यहाँ पर कर रहा है उसका क्या देना पड़ेगा? उसको कारण, कि भाई तुम इसको अगर स्टॉक का वैल्यूएशन सही नहीं मान रहे हो तो किस लिए नहीं मान रहे हो, ताकि कल को कोई उसको रीवेरीफाई करेगा तो उसको पता होना चाहिए कि इस कारण से ये हुआ था। ठीक है। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर टू गवर्नमेंट कंपनी, सॉरी, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय सीएजी which direct such auditor the manner in which accounts are required to be audited। मतलब ऑडिटर को क्या ऑडिट करना है ये उसको डायरेक्शन कौन देगा? सीएजी। सच एन ऑडिटर shall submit a copy of audit report to the सीएजी। जो भी ऑडिट करेगा उसको ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? सीएजी। जो अपॉइंट करता है उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। द रिपोर्ट शैल अमंग अदर थिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। अब रिपोर्ट में क्या रहेगा? डायरेक्शंस इफ एनी इशूड बाय सीएजी, द एक्शन टेकन देयर ऑन, द इम्पैक्ट ऑन द अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब ऑडिटर को क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें रिपोर्ट करना पड़ेगा सीएजी। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर विथ रेफरेंस टू ब्रांच ऑडिट। According to section 214 of the Companies Act 2013, branch office in relation to company refers to any establishment described by such company। मतलब ये डेफिनेशन उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, ब्रांच किसको बोला गया उसके बारे में बताया है।
ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर विथ रेफरेंस टू ब्रांच ऑडिट, वही उसका कंटिन्यूएशन है, ये अंदर की चीज आप पढ़ो। एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर ऑफ ब्रांच इन इंडिया, एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर फॉर ब्रांच इन इंडिया, एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर फॉर ब्रांच आउटसाइड इंडिया, और ड्यूटीज ऑफ ब्रांच ऑडिटर। तो अगर कोई ऑडिटर जो इंडिया में ब्रांच होती है उसके ऑडिटर की क्या एलिजिबिलिटी है, अगर कोई ब्रांच इंडिया के बाहर है तो उसके ऑडिटर की क्या एलिजिबिलिटी है, उसकी बात हो रही है। पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। The account of any branch office in India shall be audited by the company's auditor or any other person qualified for appointment as an auditor of the company। ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा, या तो कंपनी ऑडिटर करेगा जो हेड ऑफिस के लिए अपॉइंट हुआ है, या फिर कोई दूसरा पर्सन भी कर सकता है जो ऑडिटर होने के लिए, कंपनी के ऑडिटर बनने के लिए क्या है, क्वालिफाइड है। ये किसकी बात हो रही है, ब्रांच इन इंडिया की। Eligibility of auditor for a branch outside India. The account for any foreign branch shall be audited by the company's auditor or an accountant or by any other person duly qualified to act as auditor of the account of the branch office in accordance with the law of that country। हमारी हेड ऑफिस इंडिया में है, ब्रांच पड़ी है अमेरिका में, ब्रांच है अमेरिका में, तो इस ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा, इंडिया का ऑडिटर जाके कर सकता है, या फिर इस कंट्री के जो नियम चलते हैं कौन कौन ऑडिटर बन सकता है, तो वो पर्सन जाके भी ब्रांच का ऑडिट कर सकता है। मतलब इंडिया की बात करूं तो सीए, केवल और केवल सीए, लेकिन अमेरिका में हो सकता है कि सीए के अलावा और को भी डाल के रखा होगा, वहां का सीए होगा, वहां के और भी प्रोफेशनल्स होंगे जो ऑडिट कर सकते हैं, तो उस कंट्री के जो नियम कानून होंगे उसके हिसाब से जो ऑडिटर के रूप में क्वालिफाइड है वो भी ऑडिट कर सकता है। ठीक है, आगे ड्यूटीज ऑफ ब्रांच ऑडिटर। द ब्रांच ऑडिटर शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट। बात देखो, उस समय जो हम ड्यूटी पढ़ रहे थे तो प्रिंसिपल ऑडिटर की बात कर रहे थे, अभी ब्रांच ऑडिटर के लेवल पे बात करें। ब्रांच ऑडिटर शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ द ब्रांच एग्जामिन्ड बाय हिम। ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा, जो अकाउंट उसने ब्रांच का ऑडिट किया उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएगा। Send it to the auditor of the company who shall deal with the report in such a manner as he consider necessary. The provision regarding reporting of fraud by the auditor shall also extend to such branch auditor to the extent related to the concerned branch। देखो यहां दो तीन बातें बोली है। पहला बात बोल रहा है कि ब्रांच ऑडिटर जो भी ऑडिट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ब्रांच का, इसका रिपोर्ट किसको करेगा, वो हेड ऑफिस के ऑडिटर को, मतलब कंपनी ऑडिटर को। जो फ्रॉड की रिपोर्टिंग की जवाबदारी एक मेन ऑडिटर के ऊपर आती है, वही सारी जवाबदारी एक ब्रांच ऑडिटर के ऊपर भी आती है फ्रॉड को रिपोर्ट करने की। यही सीधी सी बात बोल रहा है। नेक्स्ट, ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू कंप्लाई विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। देखो यहां पर मैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हुई थी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जिसके रूल्स को फॉलो करके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, और अकाउंट प्रिपेयर करने की जवाबदारी किसकी है, कंपनी की। जो ऑडिटर्स होते हैं ना, ऑडिटर्स होते हैं ना, ये अपने ऑडिट को काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, तो ऑडिटर ने ऑडिट करते समय ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है कि नहीं वो देखना है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप सीए की पढ़ाई करते हो तो आपके ऑडिटिंग के सिलेबस में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसे आगे, मैंडेटरी रिपोर्टिंग, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन अदर मैटर्स, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन अदर मैटर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विथ नाफरा डायरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लास और
description of company as may be specified in the order that the company's auditor report shall also include the statement of such matter may be specified therein. सुनो, ऑडिटर लोग जो काम कर रहे हैं ना, तो ऑडिटर लोगों के काम को मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट की एक संस्था बनी है, ज्यादा पुरानी संस्था नहीं है, उस संस्था का नाम है नाफ्रा, NFRA। मतलब ऑडिटर लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसको भी वॉच करने के लिए उसके ऊपर भी एक जन संस्था बैठी, क्या, नाफ्रा। तो जब ऑडिटर अपना काम करेगा तो अपनी काम की जो भी रिपोर्टिंग है वो किसको रिपोर्ट करेगा, नाफ्रा को। लेकिन ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज होती है जिनके केस में ऑडिटर को नाफ्रा को रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। ड्यूटीज टू रिपोर्ट फ्रॉड। अब ऑडिटर अपना ऑडिट का काम कर रहा है, उसको पता चला यहां पे कोई फ्रॉड हुआ है। इफ एन ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय द एम्प्लॉइज और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, he has to immediately report the matter to the central government within the prescribed limit। मतलब अगर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और ऑडिट करते करते लग रहा है कि यहाँ पे किसी प्रकार का फ्रॉड किया जा रहा है या कर चुका है, फ्रॉड हो चुका है, तो वो सारी चीजों को, और फ्रॉड कौन करेगा, उस कंपनी के एम्प्लॉय या फिर उस कंपनी के ऑफिसर। ठीक है। तो वो सारी चीजों को वो इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा। किसको रिपोर्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितने दिनों के अंदर, प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट लिख दिया है, टाइम लिमिट नहीं दिया है। आपका क्या है, कितने दिनों के अंदर कर देगा। हाँ, एक मिनट, इसमें अपने पास लिखा हुआ है क्या, चेक कर लेता हूं, नहीं ना, एक मिनट। ये जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट जो दिया है ना फ्रॉड को रिपोर्ट करने का, इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक है कि ऑडिटर को अगर फ्रॉड पकड़ में आता है तो फ्रॉड को रिपोर्ट करने का क्या प्रोसेस है और कितना समय है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल, मतलब इस टॉपिक को खत्म होने के बाद बताऊंगा। ठीक है, टू बी डिस्कस्ड लेटर, मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है। तो रिपोर्ट किसको करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कब करेगा, प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। तो प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट क्या है, इसके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ड्यूटी नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, मतलब ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिट करने जाना। ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिट करना। तो ऑडिटर का काम ऑडिट करना है, तो इसका मतलब ही नहीं कि ऑडिट के अलावा दुनिया भर की और सर्विसेज प्रोवाइड करने बैठे। मतलब ऑडिटर, इसका एक कंक्लूजन बोलूं, ऑडिटर ऐसी कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा अपने कंपनी को जहां का वो ऑडिट कर रहा है, जहां उसकी इंडिपेंडेंसी चली जाए या उसकी डिस्क्वालिफिकेशन आ जाए। It is the duty of the auditor to render only those services as approved by the board of director or audit committee. He cannot render any of the following services either directly or indirectly to the company, namely ऑडिटर ये सारी जो सर्विसेज है, ए से लेकर आई तक जो दिख रहा है, ये सब सर्विस है ना, प्रोवाइड नहीं कर सकता। पहला कौन सी सर्विस नहीं दे सकता, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट की सर्विस नहीं दे सकता, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम की सर्विस नहीं दे सकता, एक्चुरियल सर्विस नहीं दे सकता, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस नहीं दे सकता ऑडिटर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस नहीं दे सकता, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विस नहीं दे सकता, मैनेजमेंट सर्विस नहीं दे सकता, एनी अदर काइंड ऑफ सर्विस में भी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब आगे टाइम टू टाइम अगर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कि ये सर्विस भी नहीं दे सकता तो वो भी है। ये इतनी सारी सर्विसेज जो है ऑडिटर जहां का ऑडिट कर रहा है उसको नहीं दे सकता है। ठीक है, लिख रहे हो क्या, कौन सा वाला पॉइंट नहीं था आपके में। आगे लायबिलिटीज और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, उसी के आगे कंटिन्यू 11वां पॉइंट, ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑडिटर जो है रिपोर्ट को बनाएगा तो लास्ट में उसको साइन करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि सब पूरा खेल किसका है, साइन का ही है। The auditor of the company shall sign the auditor's report and also sign or certify any other document of the company. Duty to attend general meeting, समझना, कंपनी में हर साल क्या होती है, जनरल मीटिंग होती है ना।
अब कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो जनरल मीटिंग में रखे जाते हैं, शेयर होल्डर्स को दिखाए जाते हैं वो चीज। अब जनरल मीटिंग जो है, जनरल मीटिंग उसको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वहां सबमिट कर रहे हैं उसको ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिट किया है। क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट जमा किए जाते हैं वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो ऑडिटर की यहाँ ड्यूटी होती है कि जनरल मीटिंग में जाके वो क्या करे, अपीयर हो, और केवल वो उसी मैटर पे ही बोल सकता है वहां जाके जो उसके कार्य क्षेत्र में था। दूसरी चीजों के ऊपर बात नहीं कर सकता वो जाके, केवल और केवल किस में बात करेगा, कंपनी के जो उसने ऑडिट किया, ऑडिट के दायरे में जो जो आता है उसके बारे में बात कर सकता है। पढ़ लेते हैं। द कंपनी शैल फॉरवर्ड ऑल नोटिसेज ऑफ एंड अदर कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू जनरल मीटिंग टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस द ऑडिटर शैल अटेंड द जनरल मीटिंग आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु शैल आल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। मतलब ऑडिटर खुद जा सकता है या अपने अलावा अपने किसी अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है, लेकिन वो अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या होना चाहिए, ऑडिटर होने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफिकेशन कहां लिखी थी, अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हो गया आप लोगों का कंपनी ऑडिट वाला पोर्शन पूरा। इसमें एक छोटा सा टॉपिक जो बचा है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट वाला, इसका मेरे पास अभी नोट अवेलेबल नहीं है, तो मैं जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो आपको टॉपिक कराने के पहले उसका पहले डिस्कस करूंगा, फिर आगे का कराऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का स्टार्ट करूंगा एक नया टॉपिक, टॉपिक का नाम है इन्वेस्टिगेशन। टॉपिक का नाम क्या है, इन्वेस्टिगेशन, ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है।